नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अखिलेश यादव के बारे में और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बारे में। अखिलेश यादव सीबीआई के सम्मन से भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, मैं जो सीबीआई का सम्मन आया है उसका जवाब चिट्ठी लिखकर दे दूंगा। आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव चिट्ठी लिखने के ऊपर मजबूर हो चुके हैं? क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि कौन से घोटाले का नंबर लग जाएगा। घोटाले इतने सारे कर रखे हैं अखिलेश यादव ने कि उन्हें एहसास ही नहीं है कौन से घोटाले का नंबर आ जाएगा। लेकिन सवाल केंद्र सरकार के ऊपर भी है कि वो क्यों चुनाव के नजदीक आकर जो है ऐसे घोटालों को खोलने लग जाती है। चुनाव से पहले आप क्या कर रहे थे? मान लिया घोटालों की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन आपको पहले भी इसके ऊपर अच्छा खासा काम करना चाहिए था। खैर, अखिलेश यादव को सम्मन कोई नई बात नहीं है, उन्हें कई बार सम्मन इसके ऊपर आते रहते हैं और चुनाव के नजदीक तो बहुत ज्यादा आते हैं। साथ ही बात करेंगे कि रघुराम राजन के बारे में। रघुराम राजन जो इस देश के पूर्व आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी के तो बहुत ही ज़्यादा करीबी रहे हैं, जो कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाते रहे और राहुल गांधी उनका इंटरव्यू करते रहे। ये वही रघुराम राजन हैं जो बार बार ये कहते रहे कि भारत की आर्थिक विकास दर जो है 5% से नीचे रहने वाली है इस तिमाही में, लेकिन रिपोर्ट सामने आ गई है भारत की आर्थिक विकास दर जो है वो 8.4% रही है। अंदाजा लगा के देखिए, भारत की आर्थिक विकास दर 8.4% और ये रघुराम राजन कह रहे थे ये 5 से भी कम रहने वाली है। इतनी बड़े पद पर बैठने वाला इंसान इतना ओछा कैसे हो सकता है और भारत की इकोनॉमी को इतना नीचे के स्तर पर क्यों दिखा सकता है? मैं आपको बता दूं, अमेरिका की आर्थिक विकास दर जो है 3.2% रही है, वहीं ब्रिटेन की मात्र 0.1% रही है। और हम कनाडा की बात करें तो 1% है, जापान की बात करें तो 0.4% है, चाइना की बात करें तो 5% है और भारत की बात करें तो वो 8.4% है। इतनी ज़्यादा आर्थिक विकास दर के साथ भारत उभर कर आया है और ये लोग जो है भारत की अर्थव्यवस्था को बदनाम करने का काम करते रहे, प्रोपेगेंडा बनाते रहे राहुल गांधी के साथ मिलकर कि कैसे इस देश को मोदी जो है बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रघुराम राजन इतने बड़े पद पर होने के बावजूद, इतने बड़े विवेकपूर्ण इंसान होने के बावजूद इतनी ओछी बातें करते रहे। यहीं से अंदाज़ा लगता है कि उनकी जो है राजनीति के करीबी और राजनीति के करीब जाने का जो रास्ता है उसे वो साफ करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी खुद भटक रहे हैं कि उन्हें कोई सीट मिल जाए जहां से वो चुनाव लड़ ले। ऐसे जो रघुराम राजन जैसे लोग हैं उनके सेटिंग होने का कोई भी रास्ता नहीं है। हालांकि रघुराम राजन हमेशा से चाहते आए थे कि उन्हें जो है आरबीआई गवर्नर पद पर और रहने दिया जाए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें रहने नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी ने उस समय खूब प्रोपेगेंडा किया था कि रघुराम राजन को थोड़ा और वक्त दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें वक्त नहीं दिया गया था, क्योंकि ये सब मिलकर यही चाहते थे कि रघुराम राजन और बने रहें। अपना कार्यकाल खत्म होने के बावजूद उन्हें एक्सटेंशन देने की बातें चलती रही, लेकिन उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी की छाती पर खूब दिनों तक वो जो है मूंग दलते रहे थे, क्योंकि उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद खत्म हुआ था। खैर, उनके चेहरों के ऊपर तो अब जूतों की बरसात हो ही चुकी है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से डूबता हुआ दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और बोल रहे हैं और आंकड़ों का खेल ही सबसे बड़ा खेल होता है। बाकी तो बकवास आप जितनी मर्जी कर लीजिए, उसका कोई खास मतलब नहीं होता है। थोड़ी बात करते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने सीबीआई के सम्मन को दरकिनार कर दिया है और कह दिया है कि मैं चिट्ठी लिखकर उसका जवाब दे दूंगा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो चिट्ठी लिखकर जवाब देना चाह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव इतने ज़्यादा घोटाले कर चुके हैं, उन्हें भी अंदाज़ा नहीं है कि कौन से घोटाले का नंबर आ जाएगा। उन्हें यह लगता है कि कहीं इस घोटाले के बारे में पूछताछ ना हो जाए, कहीं दूसरे घोटाले के बारे में पूछताछ ना हो जाए। फिलहाल सम्मन भेजा गया था, उन्हें गवाह के तौर पर बुलाया गया था खनन घोटाले के मामले में। हालांकि वो गए नहीं, वो कहना चाह रहे थे कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अगली बार से पेश हो जाएंगे। लेकिन अखिलेश यादव को मैं आपको बताऊं, जब 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी थी तो 2018 मार्च में कैग ने यानी सीएजी ने अपनी रिपोर्ट रखी थी विधानसभा के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया था कि 96,000 करोड़ 96,000 करोड़ रुपीस के जो हिसाब है हमें अखिलेश यादव की सरकार में नहीं मिला है। यानी 2014 से लेकर 2017 के बीच का जो हिसाब है, जिसमें 96,000 करोड़ रुपए जो है उसकी कंप्लीशन रिपोर्ट हमें अखिलेश यादव सरकार नहीं दे पाई है। विधानसभा के पटल पर रखी जाती है हमेशा कैग की रिपोर्ट्स, तो वहां से पता चलता है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान लगभग 96,000 करोड़ यानी 96,000 करोड़ रुपीस के जो कंप्लीशन रिपोर्ट्स थी, यानी कागजों में तो वो पैसे चढ़ गए लेकिन नीचे वो काम हुआ ही नहीं।
96,000 करोड़ रुपए का जो काम है उसकी कंप्लीशन रिपोर्ट अखिलेश यादव की उस समय की सरकार नहीं दे पाई थी कैग को। अब अंदाज़ा लगाइए, अब देखिए कि कैग की रिपोर्ट्स के ऑडिट में ये पता चल रहा है, और उनका ये भी कहना था कि 96,000 करोड़ रुपए के जो काम दिखा रखे हैं यहाँ पे, इन कामों का जो नंबर है वो 2.5 लाख है। यानी 2.5 लाख काम जिनके ऊपर 96,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, उन 2.5 लाख कामों की जो कंप्लीशन रिपोर्ट है वो ऑडिट के दौरान नहीं मिली है। यानी ये काम जो है कागज़ के ऊपर तो हुए हैं, नीचे हुए ही नहीं हैं। इस तरीके की हरकतें ये अखिलेश यादव जो है अपनी सरकार के दौरान करते रही है। गुंडा माफिया राज जो चलाया अखिलेश यादव ने, और जो लूट मचाई, पूरे उत्तर प्रदेश को लूटने का काम अखिलेश यादव ने किया, उस समय इसी गुंडा राज की वजह से ही मुख्तार अंसारी जैसों की संपत्ति इतनी ज़्यादा बढ़ गई। आजम खान की संपत्ति इतनी बढ़ गई कि उसने 1500 करोड़ रुपए की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां खड़ी कर ली। अब अंदाज़ा लगा के देखिए ये कहाँ से आ रहा था पैसा, ये पैसा यहीं से आ रहा था। और अखिलेश यादव को अब यही दिक्कत है कि कौन से घोटाले का हिसाब ले लिया जाएगा, इसका उन्हें नहीं पता है। दिक्कत है सबसे बड़ी केंद्र सरकार के साथ। इतने बड़े घोटाले की जांच चल रही है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस खनन घोटाले मामले में जिसमें अखिलेश यादव को सम्मन भेजा गया था, इसकी जांच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के कहने पर ही शुरू हुई थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का यहाँ पे बिल्कुल साफ क्लियर कट स्टैंड था कि यहाँ पे जो खनन घोटाला हुआ है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जितने भी पैमाने थे उन्हें ताक पर रखकर हुआ है, और जितने भी जो फैसले सुनाए गए थे ग्रीन ट्रिब्यूनल के उन्हें बिल्कुल ताक पर रख दिया गया, और ये घोटाला हुआ है। और ये 2017 में इसकी जांच शुरू हो गई थी, और जांच हुई थी जिस समय अखिलेश यादव की सरकार ही थी, उसी समय लगभग जांच शुरू हो चुकी थी, और अब जाके इसके ऊपर सम्मन जारी हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह भी देखने की है कि विपक्ष तो हमेशा यही कोसता है कि हमें जो है मोदी साहब बर्बाद कर रहे हैं, विपक्ष को तंग कर रहे हैं, घोटाले इन्हीं के कार्यकाल के समय हुए, जांच भी इन्हीं के कार्यकाल के समय शुरू हुई, और अब जब दिक्कत हो रही है तो मोदी साहब करवा रहे हैं। खैर ये सब तो विपक्ष का बोलना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि विपक्ष का काम होता है सत्ताधारी दल के ऊपर सवाल उठाना, और वो अपनी जगह सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो वो ये है, वो केंद्र सरकार क्यों झक मरवा रही है। केंद्र सरकार जो है इतने दिनों तक बैठी रहती है, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो खंगालने लग जाते हैं। मुझे लगता है कि इन मामलों में ढील बिल्कुल नहीं बढ़ती जानी चाहिए। हाँ, मान सकते हैं कि घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस लंबी लिस्ट को भी टाइम टू टाइम जो है रिव्यू करना ज़रूरी है, और जांच को थोड़ा और तेज़ करना भी ज़रूरी है। हम मान सकते हैं कि जांच सबके खिलाफ एकदम से नहीं भी हो सकती। वैसे तो मोदी साहब कह ही चुके हैं कि 24 का जो मामला है वो बहुत बड़े बड़े फैसले लेने का है, 2024 में बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। तो मुझे लगता है ये बड़े बड़े फैसलों में ये भी फैसले शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर फिलहाल हाथ नहीं डाला गया है, लेकिन ये हाथ जल्दी डाला जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यूपी में लूट खसूट की है, उस लूट खसूट का हिसाब बहुत जल्द होना चाहिए। स्वामी रामदेव का भी बता दूं मैं आपको, स्वामी रामदेव ने भी खूब लूट खसूट की है, ऐसी बात नहीं है। स्वामी रामदेव को भी काफ़ी ज़मीनें जो हैं टेंडर पे सस्ते दामों पर दी गई थी अखिलेश यादव के समय नोएडा के अंदर, लेकिन आज तक जो हैं वो अखिलेश यादव रामदेव जो हैं इसके ऊपर काम शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि योगी बाबा ने आते ही कह दिया था कि ज़मीनें तो हम वापस नहीं ले रहे, आप उसके ऊपर काम कीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो शर्तें इसके अंदर रखी गई हैं उन्हीं शर्तों पर काम कीजिए। हालांकि रामदेव ने तो उस समय ज़मीनें ली थी कि शर्तें को कौन पूछ रहा है, शर्तें गई भाड़ में, लेकिन अब योगी बाबा आने के बाद शर्तें तो माननी पड़ेंगी। तो वो प्रोग्राम जो है धरा का धरा पड़ा हुआ है रामदेव का, क्योंकि उन शर्तों पे काम करना ही बहुत मुश्किल है। तो योगी बाबा ने आके ये किया है, उन्होंने अपने काम को बिल्कुल स्ट्रिक्ट किया है, रूल्स को स्ट्रिक्ट किया है, और लूट खसूट नहीं मचाई है। इसी वजह से आजकल रामदेव भी थोड़ा सा बिखला हुआ रहता है, आग बबूला हुआ रहता है, रहता रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रामदेव को दूध का धुला तो है नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि योगी के राज में लूट खसूट के ऊपर पूरी पाबंदी लगा दी गई है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।